हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की एमसीक्यू सीरीज़ है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें हम लोग इग्नू के जो कंटेंट है, इग्नू के बुक से उससे हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रत्येक जो लेक्चर है उसमें हम लोग 10-10 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। और आज जो है वो पार्ट 7 है। तो इसमें भी आज हम लोग 10 प्रश्नों पे डिस्कस करने वाले हैं। और प्रश्न जो हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फैक्ट बेस से या कोर्ट के बेस से कहें, कथन के आधार पे, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो नॉर्मल जो आपको मार्केट में बुक्स मिलती हैं उसमें नहीं मिलते हैं। और इसी टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्ज़ाम्स में पूछ दिए जाते हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भले 10 ही क्वेश्चन होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसलिए आप लोग इसको केयरफुली समझिए, आप लोग इसे याद करिए, नोट करिए और तैयार करिए। ओके, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न आज का हम लोग देखते हैं। संदर्भ समूह का पहली बार शैक्षणिक प्रयोग किस वर्ष किया गया? आप लोगों को संदर्भ समूह के बारे में पता है, संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी है ये भी पता है। संदर्भ समूह का पहली बार शैक्षणिक प्रयोग किस वर्ष किया गया था, प्रश्न ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1950, 1944, 1942 या फिर 1956। इसमें से करेक्ट आंसर आप लोगों को एक सेलेक्ट करके रखना है। आप लोग ये समझ लीजिएगा कि ये 10 प्रश्नों की आप लोगों की एक टेस्ट है, जिसमें आप लोग खुद अपने आप को चेक करिएगा कि कितने मार्क्स आप लोग ऑब्टेन कर पा रहे हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। एक कथन है कि प्रजाति ऐसे मानव समूह को कहते हैं जो स्वयं अपने द्वारा अथवा अन्य समूहों द्वारा अपनी स्वाभाविक और अपरिवर्तनीय शारीरिक गुणों के आधार पर अन्य समूह से अलग समूहों के रूप में परिभाषित किए जाते हैं। तो ये जो है वो प्रजाति की परिभाषा है। और ये जो परिभाषा है या ये कथन जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट थिंकर्स के नाम हैं, इसमें से आप लोगों को चूज करना है। जैसे कि पहला ऑप्शन है पॉल ब्रास, पियर एल वैन डेन बर्गे, क्लिफोर्ड गिट्स, फ्रेडरिक बर्थ। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन से थिंकर ने ये प्रजाति की परिभाषा दी है, ये आप लोगों को खुद चेक करना है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर नामक कृति किसकी है? तो ये एक बुक है। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, डेनियल ग्लेजर, क्लिफोर्ड गिट्स, यू ब्रोमले, पॉल ब्रास। आप लोग अपने आंसर जो है या ऑप्शन जो है वो खुद सेलेक्ट करके रखिएगा। हम लोग लेक्चर के लास्ट में फिर करेक्ट आंसर कौन सा है उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, अगला प्रश्न है। किसने प्रजाति की बुराई को प्रजातिवाद कहा है? तो यहाँ पे एक आप लोगों को की टर्म जो मिल रहा है वो ये है, प्रजाति की बुराई। तो किसने प्रजाति की बुराई को ही प्रजातिवाद कहा है? यहाँ पे 4 थिंकर हैं, माइकल ओमी, मैग्नस हर्शफेल्ड, हार्वर्ड विनांट, जेम्स फ्रेजर। आप लोगों को नाम भी थोड़े हो सकता है अननोन से लग रहे हों, लेकिन ये सारे नाम जो हैं ये इग्नू के बुक में मेंशन है। सारे थिंकर्स ने अपना कुछ न कुछ रेसेस को लेके, प्रजाति को लेके अपने विचार दिए हैं। तो यहाँ पे इसलिए मैंने ये नाम मेंशन किया है। इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है वो आप लोग सोच के रखिएगा। अगला प्रश्न है। रीथिंकिंग एथनिसिटी आर्ग्यूमेंट्स एंड एक्सप्लोरेशन नामक पुस्तक किसकी है? रिचर्ड जेनकिंस, फ्रेडरिक बर्थ, डेनियल बेल या फिर मैक्स वेबर। अगला प्रश्न देखते हैं। समाजशास्त्र में नागरिकता का सिद्धांत किसकी विचारधारा से प्रेरित है? तो यहाँ पे ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है कि समाजशास्त्र में जो हम नागरिकता की बात करते हैं, सिटीजनशिप की जो थ्योरी है, नागरिकता किसका सिद्धांत है, ये किसकी विचारधारा से प्रेरित है? तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 थिंकर्स के नाम हैं, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, टी.एच. मार्शल या फिर बेंडिक्स। तो इन चारों में से किस थिंकर की विचारधारा से समाजशास्त्र में जो नागरिकता का सिद्धांत है वो प्रेरित है? अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं।
किसने संजातीय समूह की कल्पना एक प्रतिष्ठा समूह के रूप में की है? तो यहाँ पे संजातीय समूह की बात हो रही है और इसकी कल्पना जो है एक प्रतिष्ठा समूह के रूप में की गई है। तो ये किसके द्वारा की गई है? कार्ल मार्क्स, एफ एंजल, जासिमिल या फिर मैक्स वेबर। तो ये सारे के सारे नाम जो है कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल, जासिमिल, मैक्स वेबर, ये चारों नाम जो है वो आप लोगों के पहचान में ही है। लेकिन इसमें से कौन थिंकर है जिन्होंने संजातीय समूह की कल्पना एक प्रतिष्ठा समूह के रूप में की है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को सेलेक्ट करना है। 68 क्वेश्चन है कि बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉट्स, ये एक बहुत ही फेमस लेख है और ये लेख जो है वो किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? ये पेयर में है लेखक का नाम। तो यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शन दिख रहा है, ग्लेजर एवं मोइनियन, जेकिंस एवं प्रॉस, ओमी एंड विनेंट या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि नागरिक समाज लोकतंत्र को स्थापित करने और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कथन किस विचारक का है? ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोट है जो कि हो सकता है कि आगामी परीक्षाओं में पूछ दिया जाए। तो ये आप लोग कोट को ज़रूर याद रखिएगा। इस टाइप के कोट जो होते हैं वो अक्सर करके नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? नागरिक समाज जो है वो लोकतंत्र को स्थापित करने और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये बात सही है कि जो नागरिक समाज है, या ये कहें कि समाज में हम आप जैसे जो लोग होते हैं वही नागरिक समाज का रूप लेते हैं, तो लोकतंत्र को स्थापित करने और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह कथन किस विचारक का है? तो कार्ल मार्क्स, एफ एंजल स्मिटर या फिर लॉरी डायमंड। और आज का आखिरी प्रश्न हम लोग देखेंगे कि नागरिकता के 3 अंग कौन हैं? नागरिकता जो होती है, सिटीजनशिप जो होती है, इसके 3 अंग माने जाते हैं। और ये 3 अंग कौन से हैं? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है नागरिक राजनीतिक और सामाजिक, या फिर नागरिक सांस्कृतिक और सामाजिक, या आर्थिक धार्मिक और राजनीतिक, या फिर सांस्कृतिक आर्थिक और धार्मिक। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला है और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले प्रश्न से। संदर्भ समूह का पहली बार शैक्षणिक प्रयोग अर्थात शिक्षा के रूप में, शिक्षा में जो प्रयोग किया गया था पहली बार संदर्भ समूह का, तो जिसमें कि पढ़ाया जाता है, जब बताते हैं एकेडमिक रूप से शैक्षणिक प्रयोग किस वर्ष किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1942। यह आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ही एक फैक्ट और मैं बता देती हूँ, हालांकि ये फैक्ट आप लोगों को बार बार आप लोगों को पढ़ने को भी मिलता है, लेकिन आप लोगों को फिर भी पता होना चाहिए अगर नहीं पता है तो। 1950 में, ये 1942 में ही एकेडमिक रूप से यूज किया जाने लगा संदर्भ समूह। 1950 में मर्टन तथा, यह आप सभी को पता है, संदर्भ समूह की अवधारणा मर्टन के द्वारा जो एलोबरेट किया गया है, काफ़ी हद तक विस्तृत व्याख्या की गई है संदर्भ समूह की, वो इनके द्वारा की गई है। ओके, तो मर्टन और किट का नाम आता है। किट का जो पूरा नाम है वो है एलाइस एस किट। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, एलाइस एस किट, ये इनका पूरा नाम है। तो रॉबर्ट किंग मर्टन और एलाइस एस किट के द्वारा इस शब्द का प्रयोग जो है वो अपने एक समाजशास्त्रीय लेखन, एक लेख इन्होंने लिखा था, उसमें यूज किया गया है संदर्भ समूह का। दोनों ने एक साथ यूज किया था। और ये लेख कौन सा था इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये लेख था, आप लोग लिख लीजिएगा, कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ reference group
बिहेवियर। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर। इसमें इन दोनों लोगों ने एक साथ संदर्भ समूह की व्याख्या की है या उसका प्रयोग किया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रजाति ऐसे मानव समूह को कहते हैं जो स्वयं अपने द्वारा अथवा अन्य समूहों द्वारा अपनी स्वाभाविक और अपरिवर्तनीय, जो कि परिवर्तित नहीं होती है, ऐसे शारीरिक गुणों के आधार पर अन्य समूह से अलग समूहों के रूप में परिभाषित किए जाते हैं। और ये कथन जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं, पियर एल वैन डेन बर्गे। चूँकि मैंने ये इनका पूरा नाम है, आप लोग इनको अलग अलग नाम से, पियर बर्गे या फिर वैन डेन बर्गे या डेन बर्गे, अलग अलग नाम से भी इनको प्रोनाउंस किया जा सकता है एग्ज़ाम में शॉर्ट फॉर्म में जो भी लिखने के लिए, या सिर्फ बर्गे ही लिखा जा सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट नेम इनका मेंशन कर दिया है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये इनके द्वारा प्रजाति की परिभाषा दी गई है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर नामक कृति किसकी है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं जिन्होंने कल्चर के नाम पे तो लगभग बहुत सारे थिंकर्स ने लिखा है, लेकिन यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये बुक जो है क्लिफोर्ड गिज के द्वारा लिखी गई है। ओके, अगला हम लोग देख लेते हैं, किसने प्रजाति की बुराई को प्रजातिवाद कहा है। ये अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, और इसमें जो थिंकर का नाम है वो भी अननोन सा है। यहाँ पे आप लोगों को हमें लगता है कि सिर्फ जेम्स फ्रेज़र का नाम जो है वो पहचान में आ रहा होगा, बाकी तो नाम सारे अननोन जैसे ही लग रहे हैं। लेकिन इसमें एक नाम जो है मैग्नस हर्ट्ज़फेल्ड का, इन्होंने कहा है कि किसने प्रजाति की बुराई को प्रजातिवाद कहा है। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे कैसे थिंकर्स का नाम इग्नू की बुक में मेंशन किया गया है, और उन्होंने किस तरीके की अपनी विचारधारा दी है या कोट दिया है या उनकी बुक्स हैं। तो ये जो क्वेश्चन बन के आते हैं वो अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रजाति की बुराई को प्रजातिवाद किसने कहा है, मैग्नस हर्ट्ज़फेल्ड ने कहा है। अगला प्रश्न है कि रीथिंकिंग एथनिसिटी आर्ग्यूमेंट्स एंड एक्सप्लोरेशन नामक पुस्तक किसकी है। तो ये क्वेश्चन इस बुक के जो राइटर हैं वो हैं रिचर्ड जेनकिंस। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बुक्स भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं। तो ये आप लोग ज़रूर, मैं इसीलिए जितनी बार MCQ क्वेश्चन बनाती हूँ उसमें 3-4 बुक्स ज़रूर मैं मेंशन करती हूँ, क्योंकि ये बुक्स जो हैं अपने आप में यूनिक हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। थिंकर्स जो हैं जिन्होंने इन किताबों को लिखा है वो भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। और जब हम लोग इग्नू की सीरीज़, अभी मैं थोड़ा सा उसको स्लो की हूँ क्योंकि इस समय आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बहुत सारे हैं, तो इग्नू सीरीज़ को हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो 1 बाय 1 जितने आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन बनते हुए दिख रहे हैं उन सारी की थ्योरी भी हम लोग 1 बाय 1 करके और इग्नू सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं। ओके, अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र में नागरिकता का सिद्धांत किसकी विचारधारा से प्रेरित है। ये एक बहुत ही, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर जो है वो है T.H. मार्शल। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने संजातीय समूह की कल्पना एक प्रतिष्ठा समूह के रूप में की है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी थिंकर्स, यहाँ तक कि ये सारे थिंकर्स हम लोगों को बहुत ही अच्छे से डिटेल में पता है, लेकिन जब बात आती है प्रतिष्ठा समूह की तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो मैक्स वेबर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉट्स, ये एक बहुत ही फेमस लेख है और ये किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। तो ये पेयर में लेखक हैं, 2 लेखक ने मिल के और इस लेख को लिखा था। तो ये इसका करेक्ट आंसर है ग्लेजर एवं मोइनियन। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, अगला प्रश्न है कि नागरिक समाज लोकतंत्र को स्थापित करने और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कथन किस विचारक का है। तो ये कथन जो है वो लॉरी डायमंड का है।
यहाँ पे आज का आखिरी प्रश्न है कि नागरिकता के 3 अंग कौन है। नागरिकता जो होती है उसके 3 अंग होते हैं और ये 3 अंग कौन से हैं, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट या क, नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक। अब नागरिक का मतलब क्या है, नागरिकता में हमारे क्या आएगा, सिटीजनशिप में। आपसे सीधी सी बात है कि हम सिटीजनशिप की नागरिकता की बात कर लेते हैं। तो नागरिकता में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। मान लीजिए हमारे पास भारत की नागरिकता है। अगर आप लोगों को सिंपल से एग्जांपल के तरीके से हमें खुद अगर अप्लाई करना है तो आप लोग सोच के देखिए कि हमें अगर भारत की नागरिकता प्राप्त है क्योंकि हम एक भारतीय हैं, तो नागरिकता का अर्थ ये है कि हमें यहाँ की सिटीजनशिप मिली हुई है। सबसे पहले कि हम यहाँ के नागरिक हैं, ये होना ही नागरिकता का पहला कंडीशन होता है, क्योंकि हम यहाँ के नागरिक हैं। नागरिक जो होते हैं उसमें क्या होता है कि हम किसी भी समुदाय के पूर्ण सदस्य माने जाते हैं। तो अगर हम भारत के नागरिक हैं तो भारत के हम पूर्ण सदस्य के रूप में माने जाएंगे, ये होती है नागरिकता। ओके, इसका दूसरा अंग जो है वो है राजनीतिक। तो राजनीतिक तभी हम नागरिकता में हम तभी मानेंगे, राजनीतिक के दृष्टि से अगर देखें तो चूँकि हमें वोट देने का अधिकार है, हमें अपनी सरकार खुद चुनने का अधिकार है, या फिर राजनीतिक रूप से हमें भी उसमें भाग लेने का अधिकार है, तभी हम यहाँ की नागरिकता को मानेंगे कि हम यहाँ के नागरिक हैं। तो नागरिकता में दूसरा जो कंडीशन आता है वो होता है राजनीतिक, अर्थात ये राजनीतिक रूप से भी हमें दिखाई देता है। और तीसरा जो है वो है सामाजिक। तो जब हम यहाँ पे रहते हैं, यहाँ के जो समाज है उसके अनुसार हम रहते हैं, हमारी क्या यहाँ पे अपनी खुद की पहचान है, इसलिए ये सामाजिक भी हो जाता है। तो अगर नागरिकता की बात आती है तो इसमें पहला हो जाता है नागरिक, दूसरा हो जाता है राजनीतिक और तीसरा हो जाता है सामाजिक। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये नागरिकता के 3 अंग माने जाते हैं, नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक। यहाँ पे सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक ये मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है ताकि आप लोगों को क्लियरिटी हो सके। तो ये जो ऑप्शन है वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सांस्कृतिक हो जा रहा है, यहाँ पे आर्थिक, धार्मिक आ जा रहा है, यहाँ पे तीनों जो हैं सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक ये भी नहीं होंगे। तो आर्थिक के लिए अगर हम लोग सोचें तो आप लोग सोच सकते हैं कि आर्थिक जो है वो नागरिकता की कोई क्राइटेरिया नहीं होती है, या फिर धार्मिक है तो धार्मिक भी जो है वो भी कोई नागरिकता की क्राइटेरिया नहीं होती है। तो ये जो है आज के 10 प्रश्न थे। उम्मीद है कि आप लोगों को एग्ज़ाम में ये प्रश्न जो हैं वो काफ़ी हेल्प करेंगे। और दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरे पैटर्न जो है पढ़ाने का वो पसंद आता है और मेरे लेक्चर्स यदि पसंद आते हैं तो आप लोग लाइक किया करिए, हमें कमेंट करके बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।